हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 अगस्त है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मालूम चलेगा। बने रहिएगा अंत तक। शुरुआत करते हैं कोटेशन से, और आज का कोटेशन है लियो टॉल्स्टॉय साहब का। उन्होंने कहा है, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। तो ये कोटेशंस जो है ये हम सभी के ऊपर लागू होता है, और इसको यूज़ कर सकते हैं आप कि हम हमेशा वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं, और यही काम अगर खुद से करें, यानी कि अपनी ये जो शुरुआत है बदलने की, अगर ये खुद से की जाए तो उससे धीरे धीरे बदलाव हर जगह पर दिखने लग जाता है। तो ऐसे कोटेशंस हमें हर जगह काम आ सकते हैं। आप सोसाइटी को बदलने की बात कीजिए, आप एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अच्छा करने की बात कीजिए, पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स उसको ख़त्म करने की बात कीजिए, तो हमेशा जो शुरुआत होनी चाहिए वो खुद से होनी चाहिए, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग आज 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि 3 जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल के पेज से लिया गया है। ऑनरेबल जज, ये रामचंद्र गुहा जी का आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और कैंडिडेट कमला क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। सील ऑफ जस्टिस, इसमें हमने कल जो आर्टिकल डिस्कस किया था वुमेन को जो राइट्स मिले हैं उसी पर थोड़ा और डिस्कशन होगा डिटेल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आज का डिस्कशन में एक्सप्लेन्ड पेज को हम डिस्कस करेंगे, हु इज़ एसएमईज। तो इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन्ड पेज पर आया हुआ है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जैसा आपको मालूम है कि अभी मई का करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया है। इसी डिस्कशन के दौरान हम लोग मई का जो टेस्ट हुआ है ऑब्वियसली हमारे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, और वो बिल्कुल हमारा जो डिस्कशन हुआ है सारी चीज़ों पर उसी से एसोसिएटेड है। तो प्लीज़ आप लोग उसका आंसर ज़रूर किया कीजिए कमेंट में, और आज आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कल के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और सेम ये प्रोसीजर जो है भी चलता रहेगा। तो प्लीज़ इस सेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए जो हम लोग मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और जिनको नहीं आता है वो प्लीज़ रिवाइज कर लें मई का करंट अफेयर्स, तो आपको वहाँ से आंसर्स मिल जाएंगे, या फिर आप अगले दिन यहाँ पे आप आंसर जान सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में बैकग्राउंड में ये सारे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। द हिंदू सक्सेशन लॉ क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या बातें हैं, 174th लॉ कमीशन क्या कहता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो पहला आर्टिकल है ऑनरेबल जजेस, और दूसरा है कैंडिडेट कमला एंड सील ऑफ जस्टिस, तीसरा आर्टिकल, और एक एक्सप्लेन्ड पेज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपको आंसर राइटिंग के लिए, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल भी आपको वुमेन पर ही दिया गया था क्वेश्चन, और आज भी आपको वुमेन पर दिया गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसीलिए इसको प्लीज़ ज़रूर आप लोग टारगेट कीजिए और आंसर लिखिए इस पर। और आईएएस दरबार आंसर रिव्यू का जो ग्रुप है वहाँ पर आप जा करके अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके आंसर से आपको एक व्यू पॉइंट भी मिलेगा कि लोग किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं। और नो डाउट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अब आंसर लिख के डाल रहे हैं, और एक्चुअली में लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग अभी आंसर राइटिंग से डरते हैं वो प्लीज़ उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जो टेलीग्राम पर है, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से, और वहाँ से ही आप अपने आंसर की शुरुआत कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए आज आपको कौन कौन सा क्वेश्चन मिला है। उसमें पहला क्वेश्चन है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, इससे जुड़े हुए यहाँ पे 3 फैक्ट हैं, इसमें आपको बताना है सही कौन सा है, इस सर्वे में किसको किसको रखा जाता है, इसका आपको आंसर बताना है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि जो गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग होता है, आपने पढ़ा होगा करंट में, इससे संबंधित 2 स्टेटमेंट हैं, इसको आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइक्लोन अम्फान पर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कंडीशन ऑन साइक्लोन पर। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस, जो प्री कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको बताना है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, कौन सा इसमें है जो जीएसटी में नहीं आएगा, ये आपको बताना है। और दरबार मूव जो है ये न्यूज़ में है, और ये किस जगह से संबंधित है, या कौन सी यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, या आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसका आंसर ज़रूर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप आंसर ना बता पाएँ। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से अगर किसी को फुल कोर्स चाहिए
ऑनलाइन, अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, ह्यूज डिस्काउंट है, 50% तक डिस्काउंट आप अभी ले सकते हैं फुल कोर्सेज में, इंक्लूडिंग पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। डिटेल जानने के लिए 8750069419 पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या आपके कोई दोस्त हैं जो इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो ये पहले आर्टिकल डिस्कस करते हैं, ऑनरेबल जजेस। ये आ जाएगा आपका जीएस पेपर 2 में, लेकिन यहाँ पर ये जो सिलेबस है ये आईआर का लिखा हुआ है, बट ये पॉलिटी के सेक्शन में आ जाएगा, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। बेसिकली जो इंटीग्रिटी या इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप इसको पूरे टॉपिक को रख सकते हैं। और यहाँ पे जो राइटर हैं वो उसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि आज के समय में जो पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है उसमें जो जुडिशरी है वो भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गई है। तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, बाकी बैलेंस व्यू को लिखने की कोशिश की गई है, बस ज़्यादातर चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हुए लिखा गया है। तो इसको एक व्यू पॉइंट है, इसको जानना ज़रूरी है, तो जान लेते हैं। तो आर्टिकल में राइटर ये शुरुआत ही करते हैं कि डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें अपना इंडिपेंडेंट रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का रोल है और लेजिस्लेटिव का रोल है। और ये सभी किसके लिए काम करते हैं? पीपल के लिए काम करते हैं, टू इंश्योर द डेमोक्रेसी। लोगों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए तीनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर कोई भी एक इसमें से सेक्टर है वो इन्फ्लुएंस करे तीनों को, या एक जो सेक्टर है वो डोमिनेट करने लग जाए, और इसकी वजह से मान लीजिए अगर लेजिस्लेचर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ जाए और इससे जुडिशरी पर पूरा प्रभाव पड़ जाए, तो फिर क्या होगा? लोगों की जो डेमोक्रेसी है वो जाहिर तौर पर डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। और इसी मुद्दे पर ये आर्टिकल को लिखते हैं कि आज जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो डिग्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो फंक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कैसे? तो कई सारे केसेस को इन्होंने बताया है जहां पर मुद्दा था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट आवाज़ उठा सकती थी या उस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकती थी, लेकिन वो चीज़ नहीं की गई। लाइक द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस इन द पुलिस। तो कई बार हमने आर्टिकल डिस्कस किया है कि पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, इवन सिविल सर्विस रिफॉर्म की भी अब बात चलती है, क्योंकि सिविल सर्विस और पुलिस में पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स होता है उनके इन्फ्लुएंस के बढ़ जाने की वजह से जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। एंड इसके अलावा कई सारी और भी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, और इंडिपेंडेंट वॉइसेस को कैसे दबाया जा रहा है, अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको सप्रेस करने में उन सारे जो नियम हैं उनको उपयोग में लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है इससे वो भी वॉयलेट हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से, क्योंकि अगर सेंटर का दबाव और पावर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो फेडरल कैरेक्टर को कहीं से भी इंश्योर नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं हमारे देश में, और जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक लीडर का कोई रोल नहीं है। ये भी कहते हैं, राइटर का कहना है कि जब जो सत्ता में रहा तब उसने ये काम करने की कोशिश की, और डेमोक्रेसी को हैम्पर करने में किसी ने भी अपनी कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वो जो प्रेजेंट पार्टी है या भारतीय जनता गवर्नमेंट की पार्टी आती है 2014 में वो हो। तो यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर लीडर नहीं है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जब अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल में इसको स्टोरी की तरह लिखा जाता है, डाटा एंड फैक्ट्स बताए जाते हैं, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर कभी भी पार्टी का नाम लेकर के आप आंसर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप द दिन गवर्नमेंट लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्ट पार्टी का नाम लिख करके या डायरेक्ट किसी पर्सन का नाम लिख करके आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे। नाउ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी ब्लेम्ड। अब कहते हैं कि इतनी जो सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा जिम्मेदार है, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लेम लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराया जाए? तो आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लेम कर सकते हैं? अगर इंडियन डेमोक्रेसी डिग्रेड हो रही है तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट कैसे जिम्मेदार हो सकता है? नाउ अब एग्जाम्पल देते हैं ये कि कहाँ कहाँ पर फेलियर, जो कोर्ट का फेलियर नज़र आया वो कहाँ कहाँ पर नज़र आया। जैसे कि यूएपीए जो एक्ट का आज यूज़ होता है और उसमें अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया, तो उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई। नो प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी
इट्स अनकॉन्शनेबल डिले। तो ऐसा लगा कि कई बार कई हियरिंग में डिले करने की कोशिश की गई, जो मुद्दा है उसको और आगे बढ़ाया गया, तुरंत से फैसला नहीं दिया गया। और वो हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो सकता है कि वो कॉन्शियसली ना किया जा रहा हो, लेकिन जो पब्लिक हियरिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा। और उसके बाद कुछ ऐसे केसेस जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, या फिर इलेक्शन की फंडिंग को लेकर के मामला था, या लोगों की ह्यूमन राइट्स, खास करके जो कश्मीर में रह रहे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात आई। बहुत लंबे समय से वहाँ पर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। तो और इस पर क्या हुआ, आपने देखा कि हाई कोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा एक के बाद एक डेट्स दिए जा रहे थे और तुरंत से सुनवाई नहीं हो रही थी। सेम गोज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो जो जुडिशरी का रोल होता है वो, इसलिए जुडिशरी का रोल मैक्सिमम क्या होता है कि लोगों के राइट्स को पहले वो प्रोटेक्ट करे। तो अब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उनके राइट्स को गवर्नमेंट ही दबा रही है, तो यहाँ पर अब ये जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की कि वो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी इस पर फैसला सुनाते और चीज़ों को सेटल डाउन करते। लेकिन ये यहाँ पर नहीं देखा गया और लोगों की डेमोक्रेसी जो है वो हैम्पर हुई, लोगों के जो राइट्स हैं वो हैम्पर हुए। और नाउ द अथॉरिटेरियन एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। तो धीरे धीरे अभी जब कोविड-19 क्राइसिस आई ना, तो उसने क्या किया, सिस्टम को और भी ज़्यादा अथॉरिटेरियन बना दिया और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कर दिया। जैसे कि अचानक से लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया, राइट, बिना किसी प्री प्रिपरेशन के। कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं था, लोगों को इवन समय तक नहीं दिया गया। 3 से 4 घंटे की मोहलत लोगों को दी गई। इस तरीके से लोग उथल पुथल में फंस गए, जो जहाँ था वो वहीं पर रह गया और कई सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी इसके वजह से हुई। अब ऐसे में जो फ्री प्रेस होता है उस पर भी अटैक किया जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर अदर गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं उस पर भी टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके के अब ये राइटर के व्यूज़ हैं जो आपको इस आर्टिकल के माध्यम से दिए जा रहे हैं कि इन दिनों कोविड-19 क्राइसिस के बाद किस तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो और बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और लोगों के जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से हैम्पर हुए। और सुप्रीम कोर्ट का फेलियर इस तरीके से रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जो कहते हैं सख्त कदम वो नहीं उठाया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल हो सकता था, जैसे माइग्रेंट जब वर्कर की दिक्कत आई, जब उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, राइट, उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे, उसके बाद ड्रैकोनियन एक्ट्स लगा दिए गए हर जगह पर, और ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। तो इसको यहाँ पर राइटर एक फेलियर ही मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। एंड हर जगह पर चाहे आप थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये करते हैं, तो इसको आपको थोड़ा संभल के लिखना है अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो। यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है और क्रिटिसाइज़ ये कर रहे हैं, बट बहुत ही संभल के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये ऐसा देखने को मिल रहा है अभी, जब जुडिशरी में जो लोग चीफ जस्टिस के पद पर गए उनको इमीडिएटली गवर्नमेंट के पोस्ट को लेने में दिक्कत नहीं हुई आफ्टर रिटायरमेंट। और ऐसा ये दो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब गवर्नरशिप को एक्सेप्ट किया एक चीफ जस्टिस ने, फिर दूसरे आते हैं तो वो फटाफट से राज्यसभा के सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताता है कि अगर आप ये मानना भी चाहें कि चलो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फेलियर नहीं था, तो भी आप कैसे मानेंगे, बिकॉज ये सारे जो इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं कि आखिर क्यों लोगों की डेमोक्रेसी को यहाँ पर स्टेक पर रख दिया जा रहा है, लोगों के राइट्स को स्टेक पर रख दिया जा रहा है फॉर गेनिंग सम पावर आफ्टर, जिस पोस्ट पर आप हैं उसके बाद भी। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है एंड टाइम टू थिंक। अब कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर इस समय जुडिशरी को, जो टॉप मोस्ट जजेस हैं, जो टॉप पद पर हैं, उनको सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर उनको मास्टर ऑफ रोस्टर का दर्जा दिया जाता है तो वो उनकी जो जगह है वो उनको कंटिन्यू करें। एंड अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिग्रेड किया जा रहा है या ड्रैकोनियन एक्ट्स लाए जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक सख्त कदम होना चाहिए जुडिशरी का वो उनको उठाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें चीफ जस्टिस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं कि वो कैसे एक्शंस लेते हैं कोई भी ऐसे कानून के खिलाफ। Now about the ever increasing gap between the calling as defined by the Constitution and directions the court is now taking.
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गैप बढ़ रहा है इस तरीके से, जस्टिस जब इंश्योर करने की बात आ रही है हाईएस्ट कोर्ट की तरफ से, तो यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नाउ द रेपुटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब बात है सुप्रीम कोर्ट के रेपुटेशन का। और देखिए यहाँ पर 3 से 4 ऐसे राइटर हैं जो क्या मान रहे हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि पिछले जो आर्टिकल्स रहे हैं, चाहे मार्च में, दिसंबर में, अगस्त में, जो भी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स निकले हैं या अदर न्यूज़पेपर्स में, उनका इन्होंने रेफरेंस लिया है कि जो बड़े बड़े राइटर्स हैं ये लोग भी क्या मानते हैं, ये लोग भी कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं समवेयर कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो कुछ फैसले लिए गए वो बिल्कुल सराहनीय नहीं रहे। और उसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि अभी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो कितना इंश्योर कर रही है खुद को और कितना नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ये कुछ लोगों के स्टेटमेंट उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि प्रताप भानु मेहता, आपने इनका आर्टिकल्स पढ़े हैं कई बार, मैंने ये डिस्कस किया है। अब ये कहते हैं आखिरी में कि मैं भी इन लोगों के व्यूज़ से सहमत हूँ, जो भी इन लोगों ने कहा है। और इस समय में एट द सेम टाइम एक हिस्टोरियन की तरह अगर मैं सोचूं तो बात कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन डिके होता है तो फिर वो आगे चल करके रिवाइव भी होता है। इस तरीके के कैसे एग्जाम्पल्स पहले भी देखे गए। 70s के दशक में जब सुप्रीम कोर्ट के पावर्स चले गए थे, उनके पास पावर्स नहीं रहे थे और बहुत ज़्यादा करप्शंस और बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी सिस्टम में, लेकिन धीरे धीरे 80s 90s में आकर के जो अपना इंडिपेंडेंस इन्होंने फिर से गेन किया, तो सिस्टम ने फिर से रिवाइव किया। और वही सेम चीज़ अब ये इतिहास कहता है कि इसको फिर से दोहराया जाता है। तो जैसे चीज़ें डिके हो रही हैं वो एक टाइम पर अपने आप ही अपनी जगह को फिर से ले लेंगी, रिवाइव हो जाएंगी चीज़ें, उम्मीद ऐसी है। और ऐसे में जो कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव हैं और हेड लीडर्स हैं, उनको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि कैसे लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अगला आर्टिकल है कैंडिडेट कमला। तो ये आ जाएगा जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, ये आईआर वाले सेक्शन में, ठीक है। ये आईआर में कैसे कि जब जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो नियम पॉलिसीज़ बदलते हैं तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या न्यूज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आपको मालूम है कि यूएस में इलेक्शन होने वाला है और वहाँ पर जो दोनों पार्टी है, डेमोक्रेटिक और आपकी रिपब्लिकन, वो दोनों एक दूसरे से कैसे आगे निकला जाए उसी के होड़ में लगे हुए हैं, राइट। तो एक तरफ है जॉय बिडेन और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रम्प साहब। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत ही आप कह सकते हैं कि सही दाव चला गया है जॉय बिडेन साहब की तरफ से, जो कैंडिडेट हैं, अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया कैलिफोर्निया सेनेटर कमला देवी हैरिस को। कमला देवी हैरिस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इनकी जो मदर हैं वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। उसके बाद वो अमेरिका गई थी पढ़ाई करने के लिए, फिर वहीं पे वो सेटल हो गई और इनका नाम कमला देवी हैरिस इसलिए है। और ये वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत दिनों से कार्यरत हैं, कैलिफोर्निया सेनेट में हैं और इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब इनके बारे में बताया गया कि इनकी जो मदर हैं वो इंडियन हैं, फादर हैं वो जैमैकन हैं, एंड ये ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं द स्टोरी ऑफ इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स। तो अब देखिए अमेरिका में भी दिक्कत क्या क्या है, जैसा कि आपको मालूम है वहाँ पर जो कुछ इश्यूज़, रीसेंट इश्यूज़ हैं उसमें इमिग्रेशन वाला भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहते कि बाहर से लोग वहाँ पर जाएं। वो चाहते हैं कि जो अमेरिकन लोग हैं उनके राइट्स को पहले प्रोटेक्ट किया जाए, बाहर के लोगों को बाद में लाया जाए, उनको बाद में नौकरी दी जाए। तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन के वो खिलाफ रहते हैं। एक ये इशू हो गया। दूसरा इशू क्या है, वहाँ पर अभी जो कैंपेन चल रहा है और उस कैंपेन में जो ब्लैक अमेरिकन पीपल हैं उनके द्वारा चलाया हुआ जो कैंपेन है, तो वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है वहाँ पर। और ये जो कमला देवी हैरिस हैं ये उस कैंपेन को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी तरफ से कोशिश कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर अगर जो ब्लैक पीपल है वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या उनकी तरफ से बात करने के लिए कोई हाईएस्ट ऑफिस में होगा तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इंडियन ओरिजिन से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑटोमेटिक है। और ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस वहाँ अमेरिका में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ की इलेक्शन के समय में
इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो चीज़ जॉय बिडेन से आपको समझ में आई और उन्होंने ये जो कदम उठाया है ये हो ऑब्वियसली उनको हो सकता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाए। स्ट्रॉन्ग काउंटर टू ट्रम्प पॉलिटिक्स, जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो अभी ये नॉमिनेशन है वाइस प्रेसिडेंट का, वो ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अहम काउंटर हो सकता है कि कैसे वो इसको मेंटेन करेंगे, बिकॉज वो तीन मेन इशू यहाँ पर पकड़ा गया है, उसको तीनों को एड्रेस करती हैं ये कमला देवी हैरिस। और इस तरीके से जो ट्रम्प का जो इलेक्शन पूरा कैंपेन है या उनका जो पॉलिटिक्स है उस पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। कंक्लूजन में कुछ चीज़ें कही गई हैं कि जैसे अगर आप बराक ओबामा साहब की बात करें, उस समय में वाइस प्रेसिडेंट थे जॉय बिडेन, तो ये बिल्कुल नए नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। इनके जो 8 साल का कार्यकाल है वो हम लोगों ने देखा है, यानी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी फेमिलियर है, तो कुछ भी ऐसा नया रूल रेगुलेशंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। और तो ऐसे कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो कि इनके ऑप्शंस को वेलकमिंग बनाता है काफ़ी ज़्यादा, और ओवरऑल इनको एक पॉजिटिव साइड में लेकर के जाता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, सील ऑफ जस्टिस। अब ये आपका आ जाएगा सेम सिलेबस में, एफआर में आ जाएगा, रोल ऑफ वुमेन में आ जाएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है वुमेन के राइट्स पर, इनहेरिटेंट राइट्स पर, उसके बारे में। तो इस पर आपको मैंने पहले बताया था, अगर आपने कल का डिस्कशन नहीं देखा है तो आज मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो हिंदू वुमेन होती हैं उनके राइट्स को इंश्योर किया है उनके पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में। पहले जो एम्बिग्यूटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का भी नया वर्डिक्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली अब कोई ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं है। तो आपको कल मैंने बताया था कि 3 जज की बेंच बनी थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अरुण मिश्रा जी, और उन्होंने जो फैसला दिया है वो महिलाओं के पक्ष में दिया है। एंड दे वॉक्ड द टॉक बाय द पुशिंग सच हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत थी, लेकिन उसमें इतनी एम्बिग्यूटी थी कि जो वुमेन को राइट्स दिया जाना था, जो कि 2005 में कानून बना करके लाया गया था, अभी तक उसको इंश्योर नहीं किया जा पा रहा था। तो उसको सही तरीके से इंश्योर किया जाए और जेंडर जस्टिस की तरफ एक कदम हम और आगे बढ़ जाएं, तो उसके लिए ये जो छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सराहनीय हैं। जैसे कि एजुकेशन के मामले में जो महिलाएं हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, सोशल मैटर में भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, राइट टू डिवोर्स, एंड ऑफ पॉलीगमी, ये सारी चीज़ें महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाता है। और अब ये जो फैसला आया है ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फैसला है। 2000 में 174th लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया था। उन्होंने नोटिस किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वहाँ पर एकाधिकार होता है मेन का, ठीक है, जो लीगल हेयर होते हैं और या आप कहें को पार्टनर्स होते हैं, उसमें गर्ल का कोई रोल नहीं होता, वुमेन को बार कर दिया जाता है। और ये हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली का इन्होंने क्रिटिसिज्म बताया था और इसको कहा था एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद 2005 में इसको अमेंडमेंट किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को, और उसमें बदलाव करके जो राइट्स हैं वो लड़कियों को भी दिए गए। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ था। कंडीशन ये था कि अगर जो लड़की है उसके पिता की मृत्यु 2005 9 सितंबर के बाद होती है तभी उनकी प्रॉपर्टी पर लड़की का, बेटी का अधिकार होगा। अगर उससे पहले हुई है तो बेटी का अधिकार नहीं होगा। तो यही केस एक्चुअली चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि ये बंटवारा होना था, प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा होना था, भाई बहन के बीच में केस था। भाई का यह कहना था कि पिता की मृत्यु 2005 के पहले हुई है, इसीलिए जो आपकी ये ज़मीन है या प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपका राइट्स नहीं मिलता है आपको। लेकिन उसको एड्रेस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको पूरा क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है। 2005 में जो वर्डिक्ट आया था उसको इन्होंने ओवररूल कर दिया और इस पे आगे जो फैसला आया है जो 3 जज की बेंच ने दिया है। इसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि 2018 में फिर जो जजेस थे उनके द्वारा कुछ और वर्डिक्ट दिया गया। तो इस तरीके के 2-3 केसेस उसके बाद भी सामने आए जहां पर काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी थी और वुमेन के राइट्स को इंश्योर नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब फाइनली जो 3 जज की बेंच रही उन्होंने वुमेन के राइट्स को एकदम क्लियर कर दिया
कि पिता की मृत्यु 2005 के अगर पहले भी होती है या बाद में भी होती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्रॉपर्टी है उस पर बेटी का अधिकार होगा। और इसमें उन्होंने बहुत सारी इमोशनल बातें भी कही हैं इस दौरान, जब वो अपना सुना रहे थे फैसला, तब उन्होंने कहा कि बेटियां जो होती हैं वो ज़्यादा क्लोज होती हैं घर के, वो ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। एंड जेंडर जस्टिस इज़ फार फ्रॉम बीइंग रियलिटी इन इंडिया। तो देखिए ये एक स्टेप है, ये जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं ये एक स्टेप है, यानी आपके आंसर का एक पॉइंट है। इस तरीके से दूसरा पॉइंट होगा एजुकेशन, तीसरा पॉइंट होगा आप जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, चौथा पॉइंट होगा जब आप सेफ्टी की बात करेंगे, पांचवा पॉइंट्स होगा जब आप पार्लियामेंट में रोल को बढ़ाने की बात करेंगे। तो इस तरीके से वुमेन के ऊपर आपको कई सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो गया, अब अगर प्रॉपर्टी में अधिकार मिल गया लड़कियों को, महिलाओं को, तो आप सोचिए इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। कई सारे केसेस जो हैं वो रुक जाएंगे, जैसे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो उसके केसेस कम होंगे, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने आप में सशक्त हो जाएंगी। नो डाउट अभी इसमें बहुत समय लगेगा, जो लड़कियां उनको अपने अधिकारों को समझने में और ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरा प्रोसेस में आने में समय लगेगा, लेकिन इनके पास राइट्स हैं, ये क्लियर हो गया अब। तो इससे जाहिर तौर पर जो वुमेन का स्टेटस है सोसाइटी में वो अपलिफ्ट होगा धीरे धीरे, और ये उसमें एक छोटा सा कदम है जो उनको सपोर्ट करेगा। अगला हम एक्सप्लेन पेज का डिस्कशन देख रहे हैं, हु इज़ एसएमईज, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस का पार्ट है ये कहाँ पर आ जाएगा, पॉलिटी में आ जाएगा, ठीक है। और कई तरीके से ये यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन नहीं होगा, फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, इसके अलावा पॉलिटी में और सेक्शंस में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो एक्सप्लेन पेज का डिस्कशन है इसमें कहा जा रहा है कि हु इज़ एसएमईज। अब ये सवाल क्यों उठा, हु इज़ एसएमईज, क्योंकि अभी कुछ बदलाव हुए हैं जिसमें कि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एसएमईज कौन होंगे जिनको कि वो राइट्स दिए जाएंगे जो असम की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उनको, और जो एसएमईज नहीं होंगे उनको वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो इसी मामले में असम अकॉर्ड के बारे में भी हमें जानना होगा कि असम अकॉर्ड क्या था, उसमें क्या बातें कही गई थी। तो पहला सवाल उठता है, वाई इज़ इट अ मैटर ऑफ डिबेट, आखिर डिबेट का मुद्दा कब कैसे बना। तो असम अकॉर्ड जब हुआ था 6 साल तक काफ़ी ज़्यादा एगिटेशन चला और बहुत वायलेंस हुआ और बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई। फाइनली 85 में जा कर के असम अकॉर्ड साइन होता है। तब द देन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने वहाँ के असम के जो लीडर्स थे, जो स्टूडेंट यूनियन थे, उन सबके साथ मिल करके असम अकॉर्ड किया, और उसमें ये बातें तय हुई कि जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं उनको वापस भेजा जाएगा और असम के जो लोग हैं उनके राइट्स को उनको इंश्योर किया जाएगा। तो क्लॉज 6 में जो असम अकॉर्ड है उसका क्लॉज 6 का जो लैंग्वेज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स एज मे बी अप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट the cultural, social, linguistic identity heritage by the of the Assamese people। तो असमीज लोगों के इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये क्लियर कट क्लॉज 6 असम अकॉर्ड में कहा गया था, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि आखिर फिर इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन होंगे असमीज पीपल। Isn't any residents of Assam, क्या जो असम में रह रहे हैं वो असमीज पीपल नहीं कहलाएंगे। तो देखिए अगर आप एसएमईज का डेफिनेशन लैंग्वेज के हिसाब से लेकर के जाते हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज एसएमईज बोलते हैं वही एसएमईज पीपल होंगे, तब तो फिर ऐसे बहुत सारे वहाँ पर ट्राइबल और एथनिक कम्युनिटीज़ रहते हैं जो अपनी भाषा बोलते हैं और उनका अपना एंसेस्टर लैंग्वेज है, तो फिर तो वो एसएमईज नहीं कहे जाएंगे। तो यहाँ पर फिर ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी और एसएमईज स्पीकिंग पॉपुलेशन को हम एसएमईज सिर्फ माने, ये गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बदलाव किया गया, माइग्रेंट्स के बारे में कहा गया कि जो माइग्रेंट्स हैं उनका क्या होगा। जब 1826 में असम को एनेक्स किया गया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, उस समय से जो चीज़ें हैं वो बदलती चली आ रही हैं। उसके बाद असम मूवमेंट होता है, फिर असम अकॉर्ड होता है 85 में, जिसमें ये क्लियर कट ये कहा गया कि जो बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू हैं जो बांग्लादेश से आए हैं वो लोग यहाँ के सारे अधिकारों को ले लेंगे। यही एक डर था असामी पीपल को और इसीलिए वो चाहते थे कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, उनको वहाँ से हटा दिया जाए जो माइग्रेटेड लोग हैं, ठीक है। एंड वॉज दिस डिमांड एक्सेप्टेड, क्या इसको एक्सेप्ट किया गया।
तो कहा जा रहा है कि इसको 51 के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसमें क्या कहा गया था कि आप 1951 के हिसाब से ये सर्वे करेंगे कि 1951 से पहले जो लोग असम में रहे हैं वो वहाँ के लोग हैं, उसके बाद जो लोग हैं वो वहाँ के लोग नहीं हैं। तो इसको नहीं माना गया, बल्कि उसको 1971 24 मार्च किया गया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, एनआरसी का जब मुद्दा आया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट था तब। सो असम एकॉर्ड में सेटल डाउन हुआ कि जो मार्च 24 1971 से पहले यहाँ पर आ चुके हैं असम में, वो असमीज होंगे, वुड बी कंसिडर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया कि वो असमीज होंगे, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। एंड दिस डेट वाज आल्सो द बेसिस ऑफ एनआरसी, और एनआरसी में भी इसी डेट को माना गया, ऐसा कि आप जानते हैं। नाउ बिकॉज द अकॉर्ड लीगलाइज एडिशन माइग्रेंट्स against the original demand of 1951, clause 6 was incorporated as a safeguard for the indigenous people. देखिए, अब सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप बन गए अगर आप 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं असम में, तो और एनआरसी में आपका नाम आ जाता है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे 1951 से, राइट। तो उनकी भी डिमांड को समझने के लिए जो वो क्लॉज था, क्लॉज 6, उसको इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद सवाल उठता है व्हाट आर द रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस क्या आए कि जो क्लॉज 6 है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। द प्रपोज डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का, उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, ठीक है, अदर इंडिजिनियस कम्युनिटी, जो ट्राइबल पीपल हैं, अदर कम्युनिटीज हैं इंडिजिनियस, एंड ऑल अदर सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन असम बिफोर जनवरी 1 1951 एंड इंडिजिनियस असामीज। ध्यान दीजिएगा, तो अब असामीज पीपल कौन कहलाएंगे? असामीज वो होंगे जो असम में रिसाइड कर रहे हो 1951 से पहले, और या फिर वहाँ के इंडिजिनियस ट्राइब हो या वहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटी हो, तो वो इंडिजिनियस असामीज कहलाएंगे। ठीक है, और अगर 1951 के बाद अब 1971 से पहले वहाँ पर गए हैं 24 मार्च से, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? अब ये जो हमने डिफरेंस देखा, इस डिफरेंस का क्या इम्प्लीकेशन होगा, इस डेफिनेशन का क्या इम्प्लीकेशन होगा? तो बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। अब जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर, अगर मैंने आपको बताया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, तो इंडियन सिटीजन को वहाँ के असम के जो राइट्स हैं वो तो नहीं मिलेंगे। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जॉब ले सकते हैं, लेकिन आप असम गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब होती हैं जिसमें कि आपको अधिकार मिलता है, डोमिसाइल राइट मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। सेकेंडली, जो इलेक्शन में कंटेस्ट करने का 80 से 100% तक जो एलिजिबिलिटी है आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जिससे कि वो माइग्रेंट पीपल जो हैं वो वंचित रह जाएंगे, जो 1951 के बाद और 71 से पहले आए होंगे। तो इसका ये इम्प्लीकेशंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल था आपसे गुरुदेव पर, रविन्द्रनाथ टैगोर पर, तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 2 3 आर करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नव ज्योति उनके उसमें नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरा क्वेश्चन था कोणार्क टेम्पल पर, इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1, क्योंकि दूसरे वाले में चालुक्य डायनेस्टी नहीं है, दूसरी डायनेस्टी है गंगा डायनेस्टी, याद रखिएगा। नरसिम्हदेव वन जो थे वो गंगा डायनेस्टी से, तो ओनली 1 इज करेक्ट। तीसरा सवाल था रामकिंकर बाईजी से आपसे पूछा गया था, तो रामकिंकर बाईजी में आंसर होगा ए। दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था, ये तमिलनाडु नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल होगा। चौथा सवाल था पुरंदर दास पर, इसका आंसर होगा ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कार्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, और 6th यानी 5th क्वेश्चन नहीं था, तो 6th क्वेश्चन में पार्ल हार्बर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको याद होगा जर्मनी ने अटैक नहीं किया था, जापान ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, पहला वाला ऑप्शन गलत था। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए लोग हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल वाले पे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारे हमारे अभी कई वीडियोस आने वाली हैं, बिकॉज जो हमारी पूरी टीम है अब धीरे धीरे एक्टिव हो रही है, और काफ़ी सीनियर फैकल्टीज़ हैं, सीनियर मेंबर्स हैं जिनके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम शुरुआत है अभी इस चैनल पर, जैसा कि आपको मालूम है, धीरे धीरे हम इसको और रिच बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, फ्लरिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपका साथ चाहिए। प्लीज़ शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए हमारे बारे में,
और अपने प्रेशियस कमेंट्स करना ना भूलें प्लीज़, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जैसा कि आपको मालूम है हर किसी को तारीफ़ पसंद होती है, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर कहा कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग।